नमस्कार। आज हम एक ऐसे शो की बात करने वाले हैं जिसने मतलब पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी, मनी हाइस्ट। हाँ, ला कासा दे पापेल यानी कागज का घर। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत है, मनी हाइस्ट विद्रोह और क्रांति की कहानी से जुड़े कुछ अंश वो बताते हैं कि ये सिर्फ एक चोरी डकैती की कहानी नहीं है। सही कहा। वो विश्लेषण असल में इस बात पर जोर देता है कि शो की पॉपुलैरिटी सिर्फ थ्रिल या एक्शन की वजह से नहीं थी, इसमें और भी बहुत कुछ था। हाँ, तो आज हम इसी स्रोत के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये शो मतलब सिस्टम के खिलाफ एक विद्रोह, प्यार, बलिदान और हाँ, क्रांति की ये कहानी बन गया। और ये भी कि क्यों ये सिर्फ एंटरटेनमेंट न रहकर एक कल्चरल फिनोमेना, एक प्रतीक बन गया। चलिए पता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं प्रोफेसर से, कहानी का मास्टरमाइंड। हाँ, प्रोफेसर। स्रोत उसे सिर्फ मास्टरमाइंड नहीं कहता, बल्कि एक विचारक, एक आइडियोलॉजी मानता है। उसका मकसद सिर्फ पैसा लूटना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो सिस्टम पर ही सवाल उठा रहा था। उसका वो तर्क याद है? अरे हाँ, जब सरकारें खुद पैसा छाप सकती हैं, तो अगर हम करें तो ये अपराध क्यों? कमाल का सवाल था। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि यही वो पॉइंट है जहां दर्शक कनेक्ट कर जाते हैं। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, ये शो का सेंट्रल आइडिया है, मौजूदा इकोनॉमिक सिस्टम पर एक तरह की टिप्पणी। और फिर उसकी टीम, 8 लोग, सबका अपना एक मुश्किल पास्ट। हाँ, पर सब में कोई ना कोई खास हुनर, एक जुनून। स्रोत ये भी बताता है कि कैसे ये किरदार समाज के उन लोगों को दिखाते हैं जो हाशिए पर हैं, जिन्हें प्रोफेसर एक मकसद देता है। और प्लान, वो तो कमाल का था। अरे हाँ, रॉयल मिंट ऑफ स्पेन पर कब्जा, फिर 11 दिन अंदर रहकर कितना 2.4 बिलियन यूरो छापना। हाँ, और वो भी बिना किसी को फिजिकली नुकसान पहुंचाए निकल जाने का प्लान। यही तो सारा ड्रामा क्रिएट करता है, वो बंद जगह, वो तनाव। किरदारों की बात करें तो टोक्यो स्रोत से कैसे देखता है? स्रोत टोक्यो को सिर्फ गुस्सैल या इम्पल्सिव नहीं मानता, उसे वो सिस्टम से मिली चोटों के एक प्रतीक की तरह देखती है। उसकी बगावत पर्सनल भी है और सिस्टम के खिलाफ भी। अच्छा, और नैरोबी तो जैसे टीम की जान थी। स्रोत कहता है कि वो उम्मीद और ह्यूमैनिटी का सिंबल थी टीम के अंदर। उसका वो डायलॉग, चलो मिंट की रानी बनते हैं, उसमें एक अलग ही एनर्जी थी। बर्लिन का किरदार भी काफी जटिल था, स्टाइलिश, खतरनाक। हाँ, पर स्रोत उसके लीडरशिप और आखिर में उसके बलिदान में एक अजीब सी नैतिकता भी ढूंढता है। मतलब शो किरदारों को सीधा अच्छा या बुरा नहीं दिखाता। सही कहा। और मोनिका का स्टॉकहोम बनना, बंधक से डकैत, वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है कि प्यार और हालात के दबाव में इंसान कैसे बदल सकता है। कमाल का आर्क था। बिल्कुल। और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर रकेल मुरेलो। हाँ, वो सिस्टम का चेहरा, एक काबिल अफसर, लेकिन जब वो प्रोफेसर से मिलती है सलवा बनकर, तब कहानी पर्सनल हो जाती है। एग्जैक्टली। स्रोत उसके उस अंदरूनी संघर्ष को, मतलब ड्यूटी वर्सेस लव, शो का एक बहुत अहम नैतिक द्वंद्व मानता है। तो ये सिर्फ चोर पुलिस का खेल नहीं रह जाता, ये दिखाता है कि सिस्टम के लोग भी इंसान हैं, उनकी अपनी मुश्किलें हैं, भावनाएं हैं। हाँ, और स्रोत कहता है कि कहानी इन भावनाओं का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती है, जैसे रियो टोक्यो का पैशनेट रिश्ता या डेनवर मोनिका का धीरे धीरे बनता भरोसा। ये चीजें दर्शकों को किरदारों से जोड़ती हैं। बिल्कुल। नैरोबी का अपने बेटे के लिए सपना, ये कहानी को सिर्फ पैसों की लूट से ऊपर ले जाता है। ये पर्सनल उम्मीदों और त्रासदियों की कहानी बन जाती है। और बलिदान, मॉस्को का जाना, बर्लिन का, उनका क्या असर होता है? स्रोत के मुताबिक ये सिर्फ प्लॉट ट्विस्ट नहीं है, ये किरदारों की लॉयल्टी दिखाते हैं, उनके कॉमन मकसद के लिए कमिटमेंट दिखाते हैं। ये बलिदान ही दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या ये लोग सिर्फ अपराधी हैं या किसी बड़े विचार के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, और फिर आते हैं वो प्रतीक, साल्वाडोर डाली मास्क, लाल जंपसूट, और जाहिर है बेला चाओ गाना। ये इतने पावरफुल कैसे बन गए? स्रोत इस पर खास ध्यान देता है। डाली का मास्क जैसे सिस्टम का मजाक उड़ाता चेहरा, लाल रंग क्रांति का, और बेला चाओ वो तो एक पुराना एंटी फासिस्ट लोकगीत था। हाँ, इटली का। शो ने उसे दुनिया भर में प्रतिरोध का नया एंथम बना दिया। स्रोत कहता है कि ये प्रतीक इसलिए इतने कामयाब हुए क्योंकि ये असल दुनिया में जो असंतोष है, जो बदलाव की चाहत है, उससे कहीं ना कहीं जुड़ गए। तो ये सब हमें कहाँ लेकर जाता है? मतलब स्रोत के हिसाब से बड़ी सीख क्या है, बड़े सवाल क्या हैं? कई चीजें हैं। एक तो क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या मौजूदा सिस्टम वाकई सबके लिए बराबर है? प्रोफेसर की नजर से हमें ये सोचने पे मजबूर किया जाता है। दूसरा कि क्रांति सिर्फ हथियारों से नहीं आती। हाँ, विचारों से भी आती है।
प्रोफेसर का असली हथियार तो उसका दिमाग था। और क्या ये अपराध और नैतिकता की हमारी समझ को चैलेंज करता है? बिल्कुल। स्रोत कहता है कि शो हमें ये सवाल करने पर उकसाता है कि क्या कानून हमेशा सही होता है? क्या सिस्टम के खिलाफ जाने वाला हर कोई गलत ही होता है? और साथ ही ये प्यार, दोस्ती, भरोसे की ताकत भी दिखाता है। मुश्किल हालात में भी रिश्ते कैसे बनते हैं, कैसे टिकते हैं। तो देखा जाए तो ये शो दर्शकों के मन में कई गहरे सवाल छोड़ जाता है, जैसे हमारी अपनी आज़ादी का मतलब क्या है? क्या सत्ता हमेशा ईमानदार होती है? क्या नियम सबके लिए बराबर हैं? हाँ, तो कुल मिलाकर मनी हाइस्ट सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है। जैसा स्रोत बताता है, ये हमारे समाज पर, सिस्टम पर और हमारी अपनी वैल्यूज पर एक जबरदस्त टिप्पणी है। प्रोफेसर का मैसेज शायद यही है, सोचो, सवाल करो। और कभी-कभी जीतने के लिए हारना भी जरूरी है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार जो स्रोत के विश्लेषण से ही निकला है। जिंदगी भी एक प्लान है, बस उस प्लान में आप हीरो बनो या बंधक, ये फैसला आपके हाथ में है। सोचने वाली बात है, हम अपनी जिंदगी की कहानी में आखिर कौन सा रोल निभा रहे हैं।